दोस्तों, आप सभी को दीपक द्विवेदी का नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया के आज के इस एपिसोड में हम आपसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंसा और अशांति ने न सिर्फ वहां के सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया है, बल्कि सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान भी ले ली है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा का कारण और स्थिति 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक बांग्लादेश में भारी उथल पुथल का माहौल बना रहा है। इस अवधि में बड़े पैमाने पर विरोध और प्रदर्शन हुए, जो देखते ही देखते हिंसक घटनाओं में तब्दील हो गए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय यानी यूएनएचसीआर ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस हिंसा में अब तक करीब 650 लोग मारे जा चुके हैं। हिंसा कैसे उठी? ये हिंसा अचानक नहीं हुई। 16 जुलाई को शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन मूल रूप से भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलनों से शुरू हुए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ये प्रदर्शन और उग्र होते चले गए। स्थिति तब और बिगड़ गई जब 5 और 6 अगस्त को विरोध प्रदर्शनों ने सत्ता विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया। इस पूरे आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थितियां भी पैदा हुई। और दोस्तों, जब सुरक्षा बलों ने अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया तो मामला और भी खराब हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो तरीके अपनाए वो पूरी तरह से अनावश्यक और अत्यधिक थे। अस्पतालों और मीडिया पर प्रतिबंध से रिलेटेड संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अधिकारियों ने अस्पतालों को मारे गए और घायल लोगों का विवरण देने से मना कर दिया था। ऐसा लगता है कि प्रशासन ने जानबूझकर सूचना के प्रवाह को रोकने की कोशिश की ताकि वास्तविक स्थिति सामने ना आ सके। इस हिंसा और प्रशासनिक दमन का एक और बड़ा प्रभाव ये रहा है कि अस्पतालों में घायलों की तादाद बढ़ती चली गई और वहां के हालात बेहद गंभीर हो गए। प्रतिशोध के कारण बहुत हत्याएं की गई। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लूटपाट, आगजनी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। यहां तक कि पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों और पुलिसकर्मियों पर भी अनेक हमले किए गए। हालांकि बदले की भावना में मारे गए लोगों की सही संख्या का अब तक ठीक पता नहीं चल सका है, और इसका कारण है कर्फ्यू और इंटरनेट सेवाओं का बंद होना, जिससे सूचना का संग्रहण और संकलन भी मुश्किल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में क्या अंदरूनी बातें कही गई हैं, उस पर भी हम लोग साफ तौर पर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में हालात को सामान्य बनाने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कानून और व्यवस्था को बहाल करना बेहद जरूरी है ताकि जान माल का और ज्यादा नुकसान न हो सके। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। इसमें न्यायतर हत्याएं, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां, जबरन किसी का किडनैप कर लेना और यातना जैसी घटनाएं शामिल हैं। आगे का रास्ता क्या होगा, इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पूरी स्थिति को भी बहुत गंभीरता से लिया है। कई देशों और संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि वे इन मुद्दों पर ध्यान दें और स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाएं। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं ताकि देश में शांति और स्थिरता वापस लाई जा सके। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर हमारी आज की चर्चा। ये साफ है कि अगर बांग्लादेश में शांति और स्थिरता बहाल करनी है तो सरकार को कड़े और त्वरित कदम उठाने होंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि उन निर्दोष लोगों को न्याय मिलना चाहिए जो इस हिंसा के शिकार हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से इस बात का आग्रह किया है
कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें। उन्होंने भारत की ओर से हर तरह की संभव सहायता बांग्लादेश को दिए जाने की बात की है और अपने पड़ोसी का धर्म निभाने के लिए कहा गया है। तो आज की हमारी रिपोर्ट में आपको आज तक की अपडेट की जानकारी दी गई है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप किस तरह से सूचनाएं चाहते हैं, क्या आपके विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।